सियासत से जुड़ी, जहां समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने बदायूं लोकसभा सीट से उम्मीदवारी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव में बदायूं लोकसभा सीट से शिवपाल यादव ने अपने बेटे आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाने की मांग कर दी है। बदायूं सीट लगातार चर्चाओं में है समाजवादी पार्टी के चलते। सबसे पहले समाजवादी पार्टी की ओर से धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया, फिर उनका टिकट काटकर चाचा शिवपाल यादव को टिकट दे दिया गया। अब चाचा शिवपाल यादव को टिकट मिला तो चाचा चाहते हैं उनके बेटे को टिकट मिल जाए, और इसीलिए अखिलेश यादव को प्रस्ताव भेज दिया गया है। कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। गुलाम नबी आजाद ने 2022 में कांग्रेस छोड़ अपनी खुद की पार्टी डीपीएपी यानी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बनाई थी। इधर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को दिल्ली के शराब घोटाला मामले में जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद संजय सिंह तिहाड़ जेल से 6 महीने बाद बाहर आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शराब घोटाले की जांच करने वाली ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया और इस तरह संजय सिंह की जमानत का रास्ता साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने उन्हें जमानत दे दी। शराब घोटाला मामले में बीते 6 महीने से वो जेल में बंद थे। संजय सिंह को ईडी ने पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के साथ ही संजय सिंह को एक और बड़ी राहत मिली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की भी इजाजत दे दी है। यानी वो 2024 के लोकसभा चुनावों के प्रचार में हिस्सा ले सकेंगे। संजय सिंह को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि आखिर संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत क्यों है। सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह के वकील ने दावा किया कि बीते 6 महीनों में संजय सिंह के कब्जे से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ। संजय सिंह जी से रिलेटेड जितने भी सवाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूछे, जज साहिबान ने पूछे, उस पर कोई सेटिस्फैक्टरी कोई रिप्लाई नहीं था। संजय सिंह को ईडी ने दिल्ली के शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया था कि शराब घोटाले में आरोपी दिनेश अरोड़ा के एक कर्मचारी ने संजय सिंह के घर पर 2 बार 2 करोड़ रुपए पहुंचाए थे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की कलह थमने का नाम ही नहीं ले रही। चुनाव प्रचार शुरू होते ही समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रुचि वीरा का एसटी हसन के समर्थकों ने विरोध कर दिया। रुचि वीरा को समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन की टिकट काटकर मुरादाबाद से टिकट दी गई थी और अटकलें लगी थीं कि अखिलेश यादव को यह फैसला जेल में बंद आजम खां के दबाव में लेना पड़ा था। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें एसटी हसन के समर्थकों का विरोध झेलना पड़ा। मुरादाबाद नगर निगम में समाजवादी पार्टी के पार्षद सद्दाम हुसैन रुचि वीरा पर भड़क गए। उन्होंने एसटी हसन की खूब तारीफ की, लेकिन तारीफ करते करते उन्होंने रुचि वीरा का विरोध शुरू कर दिया। आप पूरे शहर में लोकसभा में घूमती फिर रही हैं, आपका हम इज्जत करते हैं, हमें कोई अपराध नहीं है, मगर आप एसटी हसन साहब को अभी एक बार आपको जानना जरूर चाहिए। समाजवादी पार्टी के पार्षद ने जैसे ही ये तेवर दिखाए, वहाँ मौजूद दूसरे लोग नाराज हो गए। उन्होंने उनके हाथ से माइक छीन लिया, लेकिन ये सब होने से पहले उन्होंने एसटी हसन का खुलकर समर्थन किया। सैयद की इज्जत करते हैं, सैयद के लिए अपनी गर्दन बढ़ा देंगे, अपने आप को तबाह कर देंगे। यूपी की मुरादाबाद सीट के लिए समाजवादी पार्टी में जबरदस्त झगड़े की खबर आई थी। सूत्रों ने बताया था कि आजम खां के दबाव में समाजवादी पार्टी ने रुचि वीरा को टिकट दी, जबकि इससे पहले समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद से एसटी हसन को उम्मीदवार बनाया था। लेकिन एक वक्त पर समाजवादी पार्टी की मुरादाबाद सीट से उम्मीदवार बदलने की खबर आ गई थी। समाजवादी पार्टी में रुचि वीरा का ताल्लुक आजम खां के खेमे से माना जाता है। वैसे 2019 में मुरादाबाद से एसटी हसन को भी कुछ इसी तरह टिकट मिली थी। पहले पार्टी ने इस सीट से नासिर कुरैशी को टिकट दी थी, लेकिन बाद में नासिर कुरैशी की टिकट काट दी गई थी और 2019 में एसटी हसन को मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया था और उन्होंने बीजेपी के कुंवर सर्वेश सिंह को 50,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। यानी बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में मुंबई की नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट पर शिवसेना का शिंदे कैंप मराठी कैंडिडेट की तलाश कर रहा है। सूत्र ये कह रहे हैं कि शिंदे कैंप इस सीट से किसी मराठी चेहरे को लोकसभा का उम्मीदवार बना सकता है। सूत्रों का दावा है कि पहले इस सीट पर अभिनेता गोविंदा को टिकट देने की बात चल रही थी, लेकिन इस सीट पर मराठी वोट बैंक ज्यादा होने के कारण शिंदे कैंप यहां से मराठी कैंडिडेट उतार सकता है। हमारे सूत्र इस बात को भी दावा कर रहे हैं कि इस सीट पर उद्धव गुट से शिंदे कैंप में आए विधायक रविंद्र वाइकर को भी टिकट दिया सकता है और उसके साथ ही जानकारी ये भी कि इस सीट पर शिंदे कैंप किसी मराठी कलाकार को भी टिकट दे सकता है। आप
में जब बीजेपी की लहर थी, एसटी हसन ने मुरादाबाद सीट समाजवादी पार्टी की झोली में डाल दी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद से कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी भी चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें केवल 60,000 वोट ही मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के एसटी हसन और बीजेपी के कुंवर सर्वेश सिंह के बीच जीत का अंतर ही 50,000 से ज्यादा वोटों का था। लेकिन 2019 में पार्टी को जिताने वाले एसटी हसन को इस बार टिकट ही नहीं मिली। वैसे मुरादाबाद सीट पर जीत हासिल करने वाले कई उम्मीदवारों को दोबारा मौका मिल चुका है। मुरादाबाद में जीत हासिल कर चुके 11 मुस्लिम प्रत्याशियों में 6 फिर से वहां चुनाव लड़ चुके हैं, क्योंकि जीत हार का फैसला वहां की 45% मुस्लिम आबादी करती है। और इस वजह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कई बार वहां से मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। 2009 में तो कांग्रेस ने बड़ा दांव खेलते हुए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को वहां से मैदान में उतार दिया था। और अजहरुद्दीन ने मुरादाबाद सीट अपने नाम कर ली थी। अजहरुद्दीन पर सन 2000 में मैच फिक्सिंग का आरोप लगा था और उनके क्रिकेट खेलने पर बैन लग गया था। इसके बाद अजहरुद्दीन ने 12 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी थी और अजहरुद्दीन पर लगा बैन हट गया था, लेकिन उन्होंने क्रिकेट की पारी छोड़कर सियासी पारी का आगाज किया और 2009 में यूपी की मुरादाबाद सीट से चुनाव जीता था। लेकिन उनका सियासी करियर भी विवादों में रहा, क्योंकि उन्होंने 5 सालों में सदन की केवल 2 बहसों में हिस्सा लिया था और सिर्फ 5 सवाल पूछे थे और इसकी वजह से वो विरोधियों के निशाने पर आ गए थे। लेकिन कांग्रेस ने 2014 में एक बार फिर अजहरुद्दीन को टिकट दी, लेकिन इस बार उनकी सीट बदल दी गई। उन्हें राजस्थान के टोंक से प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन 2014 का चुनाव वो हार गए थे। इसके बाद 2019 में अजहरुद्दीन को चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं दिया गया था। उधर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से ईवीएम के वोटों की गिनती का वीवीपैट की पर्चियों से मिलान करवाने पर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ईवीएम के वोटों की गिनती का वीवीपैट मशीन की पर्चियों से मिलान कराने की मांग की गई है। अभी सिर्फ 5 ईवीएम के वोट ही वीवीपैट की पर्चियों से मिलाए जाते हैं। इस बीच ईवीएम पर लगातार सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अपने चुनाव अभियान के दौरान एक ऐसी तरकीब बता दी जिससे चुनाव बैलेट पेपर से ही कराए जा सकें। और उनकी इस तरकीब को सुनकर लोग हैरान रह गए, क्योंकि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के लिए 5, 10 या 50 नहीं, बल्कि एक ही सीट पर 384 से ज्यादा उम्मीदवारों को खड़ा होना होगा। दिग्विजय सिंह 33 साल बाद अपने गृह क्षेत्र मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में वादा निभाओ पदयात्रा शुरू की। इस दौरान उन्होंने आगर मालवा जिले में इसी फॉर्मूले को जनता के सामने रखा और राजगढ़ सीट पर करीब 400 लोगों से नामांकन दाखिल करने की अपील की। मैंने तो सुझाव दिया, अगर खड़े हो जाते तो ठीक है। दिग्विजय सिंह की तरह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव सीट से चुनावी मैदान में हैं और उन्होंने भी बैलेट पेपर से चुनाव करवाने का फॉर्मूला बताया। 384 प्रत्याशी यदि फॉर्म भर दे और नाम वापस ना ले, मतलब वो कैंडिडेट खड़े रहे, तो फिर ईवीएम से नहीं होगा, मत पत्र से होगा। मतलब कांग्रेस इस फॉर्मूले पर काम कर रही है कि एक सीट पर 384 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए जा सके। ऐसा हुआ तो फिर चुनाव आयोग को उस लोकसभा सीट पर ईवीएम की जगह मतपत्रों से चुनाव करवाने होंगे। लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव करवाने का ये